अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। मशरक़ वस्ता के अंदर हर गुज़रता लम्हा संगीन से संगीन तर होता चला जा रहा है। जंग बजाय रुकने के, बजाय उसमें कोई थोड़ी सी नरमी आने के, जंग का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। दोनों जानब से मुसलसल हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान के ऊपर इज़राइल और अमेरिका की जानब से बहुत खौफनाक कल रात को हमले किए गए, जिसमें एक उनका जो वाटर सोर्स था उसको तबाह किया गया और एक रिफाइनरी ऑयल डिपो उसको तबाह किया गया। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें जिसमें सिविलियंस रहायश पजीर थे उनको भी निशाना बनाया गया। जबकि जवाबी हमले ईरान की जानब से जो किए गए उसमें इज़राइल के कई शहरों को हदफ बनाया गया और कई मिसाइल वहाँ पे उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया। इसके साथ साथ ईरान की जानब से गल्फ़ के अंदर दुबई के एयरपोर्ट को और बहरीन में अमरीकी जो अड्डे हैं उनके ऊपर भी मिसाइल दागे गए। अब इस जंग के अंदर चाइना और रशिया वो भी खुल के आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ममालिक की जन्म से बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है और फ़िलहाल उन्होंने यही मुतालबा किया है कि इस जंग को रोका जाए और इसको सफारतकारी के ज़रिए और अफ़हाम व तफ़हीम से इस जंग को रोका जाए। इसके साथ साथ इस जंग के मुआशी तौर पर दुनिया के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और तेल की कीमतें किधर जा रही हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब कर्नल सैफ कुरैशी साहब, दफाई तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। उनके साथ साथ सीनियर जर्नलिस्ट मियाँ सैफुर रहमान साहब, वो भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। इनके अलावा हैदर अली ख़ान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मियाँ साहब, आपसे गुफ्तगू सिलसिला शुरू करते हैं। ये तवक्को की जा रही थी कि जंग जितनी बढ़ चुकी है अब कोई ना कोई इसके अंदर कोई बैकडोर डिप्लोमेसी का सिलसिला शुरू होगा, जंग कोई थोड़ा सा कमी आएगी। जी, लेकिन बजाय कमी आने के ये तो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन हमने अगले रोज़ भी इस एनालिसिस किया था कि जो सुपर पावर माइंडसेट होती है, पहले तो देखे ना, दो जिंगोइस्टिक जंगजूयाना लॉबियाँ जो हैं वो मुतहरक हैं इसराइल और अमेरिका में। और मैं तो बल्कि आपके कई प्रोग्राम्स में बरमला कह चुका हूँ कि सदर जो ट्रंप हैं वो किसी लॉबी का फ्रंट मैन है। वो अच्छा। लॉबी तो सेहूनी लॉबी है। हाँ। और उनके पीछे बल्कि बाज़ औक़ात आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आती रही है, आपके यहाँ भी आती रही है, कि बाज़ का जो एजेंसीज होती हैं ऐसे ममालिक की जो जंगजूयाना किस्म की वॉर इकॉनमी रखती हैं, वो बाज़ का सदारती महल पे, वाइट हाउस पे, कांग्रेस पे भी हावी होती हैं। अच्छा। और ये बाज़ औक़ात उनके मिशंस होते हैं जो फिर इनसे काम कराया जाता है। तो वो लॉबीज़ जो हैं वो अपनी जगह मुतहरक हैं। उन लॉबीज़ का बुनियादी तौर पे माइंडसेट वो नहीं है जो हम यहाँ पे तज़िये में बात मैं इसी में से एक बात, क्योंकि शुरू में कहा जा रहा था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इस जंग को शुरू करने से पहले कांग्रेस से इजाज़त नहीं ली। लेकिन उसके बाद जो हमने देखा कि सेनेट की जानिब से उनको इजाज़त दे दी गई, उनको इजाज़त मिल गई। मैं वही कह रहा हूँ, इसका मतलब है कोई लॉबी काम मैं लॉबी कह रहा हूँ, वो यही लॉबी है। उनका सेनेट पे भी जोर चलता है, उनकी CIA पे भी जोर चलता है, पेंटागन में भी उनका असर है, और फिर माली तौर पे तो सारा माली कंट्रोल ही उनके हाथ में। अच्छा। तो वो इस तरीके से आगे चलते हैं। उनका दरअसल माइंडसेट ये है कि हमने टारगेट ये अचीव करना है, और अगर टारगेट अचीव करने में रास्ते में कोई जो भी रुकावटें आती हैं वो दूर करनी पड़े, उसके लिए जितनी भी फायर पावर, जितनी भी एयर पावर इस्तेमाल करनी पड़े करें। तो ये चीज़ बहुत एक ख़तरनाक ट्रेंड की शक्ल इख्तियार करी, जो आपने इब्तदाइये में कहा ना कि जंग बढ़ती जा रही है और उसमें शिद्दत भी आती जा रही है। तो शिद्दत की बुनियादी वजह यह है। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान पे हम उनको मुबारकबाद ही देंगे एज ए मुस्लिम ब्रदर। हाँ। मुल्क के उन्होंने जिस तरह जुर्रत और बहादुरी के साथ अपने से 10 गुना 15 गुना बड़ी ताकत के साथ उन्होंने अपनी सर्वाइवल की जंग बहादुरी से लड़ा। बिल्कुल ठीक है। कर्नल साहब, एक बयान आया था कल ईरानी सदर का कि हम मशरक़ वस्ता के ममालिक पर हमला नहीं करेंगे, जहाँ पे हमारे ख़िलाफ़ कोई हमला किया जाएगा हम सिर्फ उसको टारगेट करेंगे। लेकिन उसके फ़ौरन बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनका बाकायदा मजाक उड़ाया और कहा कि हम जंग जीत चुके हैं, और उसके कुछ देर बाद हमने देखा कि ईरान की जानिब से मशरक़ वस्ता के अंदर हमलों का सिलसिला शुरू हुआ। इसमें दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर भी एक हमला किया गया और बहरीन में भी हमने देखा। ये क्या वजह है? ये तो अगर एक अच्छा जेस्चर दे रहे थे और उस के बाद ट्रंप का इस तरह का रवैया, क्या ट्रंप नहीं चाहते कि ये चीज़ें कुछ थोड़ा सा बेहतर हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछले 2-3 महीने से कह रहा था कि ट्रंप, उसकी लॉयल इंटेलिजेंस एजेंसीज
ट्रंप को ट्रैप नहीं होने देंगी। हम्म। मगर अमेरिका की बदकिस्मती, मुसलमानों की खुशकिस्मती कि ट्रंप नेतन्याहू ने ना सिर्फ ट्रैप किया, ब्लैकमेल किया, ड्रैग करके उसको उधर ले आया। एप्स्टीन फाइल ने काम दिखाया, और उसके अलावा कुछ ऐसे और फैक्टर्स हैं जो कि उन्होंने इंटरनली ट्रंप को घेर लिया है और इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनका जिक्र करूंगा थोड़ी देर बाद। पहले मैं ईरान ने बड़ी सुपीरियर वार स्ट्रेटजी के साथ जंग जीत ली हुई है जी, क्योंकि जंग अभी दरमियान में फंसी हुई नहीं रह गई। ये मेरे लफ्ज़ आज मार्क कर लीजिए। एक दोबारा रिपीट करें आप? जी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ईरान ने सुपीरियर स्ट्रेटजी के साथ ये जंग जीत ली है। ठीक है। बगैर एयरफोर्स जीत ली, बगैर एयरफोर्स के। उन्होंने पिछले कई साल से स्ट्रेटजी वो बनाई कि जिसमें उन्होंने अमेरिका के और इसराइल के का टोटल मिलियामेट करने का मंसूबा बनाया। पहले फेज़ में वो आए तो उनको जो चारों तरफ से घेरा हुआ था गल्फ ने और अमेरिकन अड्डों ने जगह जगह, और उन अमेरिकन अड्डों में सबसे कीमती चीज़ जो जंग में काम आती है, जैमिंग के, इंफॉर्मेशन देने के, रास्ता बनाने के, जहाज़ गिराने के, शिकस्त देने के, वो बड़े सुपीरियर किस्म के रडार सिस्टम हैं जो कि अमेरिकन ने बनाए। अच्छा, आपने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, जंग जीत ली है, आपने मिलिट्री एक्सपीरियंस की रोशनी में तज्जिया जी मैं अर्ज़ करने लगा, मैं 2-4 पॉइंट अर्ज़ करने लगा जिससे समझ आ जाएगी। पहला फेज़ था कि इसराइल से हाथ ज़रा थोड़ा रोक के, तो पहले अमेरिकन इंटरेस्ट, अमेरिकन इक्विपमेंट, अमेरिकन AI और अमेरिकन हाईटेक जितना भी रडार सिस्टम है और इक्विपमेंट है आसपास, उसको फारग करें। वो तकरीबन उन्होंने कोई 18 बेसिस पे फारग कर दिया। अच्छा। ना सिर्फ गल्फ में बल्कि ऑल ओवर, कोई जगह नहीं छोड़ी कि जहां उन्होंने उसको फारग ना किया। अच्छा। और जब फारग करने गए तो उधर सबसे बड़ा जो उनको थ्रेट था या फेलियर थी, वो थी कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी दुनिया की सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। किस चीज़ में? एंटी मिसाइल सिस्टम में। वो बेशक पैट्रियट है या कोई 5-7 सिस्टम या थाद है। उन सिस्टम को उन्होंने स्टडी किया और उन सिस्टमों का तोड़ ऐसा निकाला कि जो ज़मीन के ऊपर साबित कर दिया। वो तोड़ क्या है? 2-3 चीज़ें जी। एक चीज़ है कि क्लस्टर बम मारे, बम उनके सिस्टम की रेंज में आने से पहले क्लस्टर्स में फैल जाते हैं जी। वो कोई 20-30 किस्म के उसके हिस्से हो जाते हैं, तो लिहाजा वो जो फोकस अटैक करके उन्होंने उसको गिराना है, वो फिर उसी में उनका सिस्टम दफन हो जाता है। वो किसके पीछे जाएं, किसके ना जाएं। जब आप क्लस्टर मारते हैं, उसके साथ आप मिक्स करके ये हाई एल्टीट्यूड पे मारें, लो एल्टीट्यूड पे आप लीथल वेपन मारें और उसको बिल्कुल प्रिसीजन से मारें। मैं आपकी बात को यहीं से आगे बढ़ाता हूँ। कल एक अटैक किया गया ईरान की जानिब से जी, इसराइल के ऊपर अटैक किया, और वहाँ पे उसकी वीडियो भी एक आई है। वहाँ पे एक मिसाइल को उन्होंने इंटरसेप्ट किया और उसके बाद उन्होंने खुशी मनाई। जो इजरायली फ़ौजी थे उनके बाकायदा ऑडियो भी उसमें आया जी, ओके डन। लेकिन उसके चंद सेकंड बाद मिसाइल आके नीचे लगे हैं और उन्होंने टारगेट किया वहाँ पे। और टारगेट की प्रिसीजन ये है कि वो जिधर कोई कुर्सी पे बैठा हुआ है तो उसके सीने में मारना चाहते हैं तो ठक जाके लगे। अच्छा, इतनी एक्यूरेसी नहीं, ये एक्यूरेसी उसकी ईरान की अपनी रिसर्च के मुताबिक है या इसमें चाइना या रशिया की सपोर्ट है? चाइना रशिया की सपोर्ट तो यकीनी तौर पे होगी, मगर ईरान की अपनी। देखिए, जब आपके कोई कौम खड़ी हो जाती है और फैसला कर लेती है 46 साल के सैंक्शन के बाद और इतने शोहदा देने के बाद, ऊपर लीडिंग जितने भी उसके लीडर थे, बारी बारी सुलेमान कासमी से शुरू हुआ, इन्होंने कहीं नहीं छोड़ा, मगर जितने वो शहीद होते गए उतनी जान और उस मूवमेंट में पड़ती गई। अच्छा, दूसरी बात क्या की है अभी उन्होंने इब्राहिम लिंकन का लीडिंग डिस्ट्रॉयर शिप जो है, उनके 8 हैं टोटल, जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट है, आसपास उनका फाइटिंग सिस्टम है। वो फाइटिंग सिस्टम का लीडिंग शिप उन्होंने डुबो दिया। अच्छा, वो भी कैसे? एक उन्होंने ड्यू एल्टीट्यूड पे भेजा, जिसने इंटरसेप्टर को रोकना था, वो इंटरसेप्टर ने रोका, वो क्लस्टर बन गया।
और दूसरा उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आई, और ये उनको चाइना मेरा ख्याल है दी, वो एक चीज़ चाइना ने बनाई है जो कि ना तारपीडो की तरह समुंदर की तह में जाती है ताकि सबमरीन ना पकड़, ना वो ऊंची हवा में जाती है, वो पानी एक मिनट सर ये पानी के लेवल पे जाती है, डिटेक्ट नहीं हो सकती, उन्हें शिप उड़ा दी। हम इसको जारी रखेंगे। यहाँ पे हमें हैदर अली खान साहब ने ज्वाइन कर लिया, जो इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट है। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हैदर साहब की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। हैदर साहब की आवाज़ खोलें ज़रा, आवाज़ नहीं आ रही उनकी। अच्छा हैदर साहब, ये अभी हम ईरान के ऊपर बात कर रहे हैं कि इतना हमें ये तवक्को थी कि बहुत सारे ममालिक इसमें इन्वॉल्व होंगे और इस जंग को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन गुज़श्ता 2 दिन के अंदर जंग बहुत ज़्यादा शिद्दत से बढ़ चुकी है। और आज जो ख़बरें सामने आ रही हैं कि इज़राइल की जानिब से ईरान का जो पीने का साफ़ पानी वाटर रिजर्वायर उसको भी निशाना बनाया गया है, और उसके बाद एक ऑयल रिफाइनरी। अच्छा, ऑयल रिफाइनरी को तो आप कह सकते हैं कि जो है वो दफ़ाई इस्तेमाल में उसका तेल इस्तेमाल हो सकता होगा दफ़ाई मकासद के, लेकिन पीने का पानी वो तो मेरा ख्याल है कि जंगी जराइम में आता है। तो इसका जवाब में ईरान की जानिब से उनके ऑयल के डिपो तो निशाना बनाए गए हैं, लेकिन बहरीन के अंदर जो वाटर रिजर्वायर है उसका सिर्फ नक्शा जारी किया गया है। आप क्या समझते हैं ये जंग किस जानब बढ़ रही है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। ईरान के आज वाटर रिजर्वायर पर भी, डिसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं वहाँ पर भी अटैक किया गया है, जो एक ईरान के एक जजीरा है पर्शियन गल्फ में या अरेबियन गल्फ में कहा जाता है उसको। इस अटैक की सिर्फ और सिर्फ एक ही जो लॉजिक है जो समझ आती है, और वो ये है कि अमेरिका इस वक्त प्रेशर बिल्ड करना चाह रहा है। अमेरिका तमाम जंगी कवानीन को बलाए ताक रख के ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका का बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि ईरान के अंदर एक लोकल अपराइजिंग, यानी जो अमेरिका के पास ऑप्शंस मौजूद हैं, जिन ऑप्शंस को अमेरिका और इसराइल जो इस वक्त परसू कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर जिस तरह से प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है, इस्लामिक रिपब्लिक को जिस तरह से टॉपल किया जा सकता है, उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि पब्लिक प्रेशर बिल्ड किया जा सके। लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा एक पॉलिटिकल और सोशल क्राइसिस क्रिएट कर दिया जाए ईरानियन सोसाइटी के अंदर कि लोग जो हैं वो एक अपराइजिंग क्रिएट की जा सके, और उसके बाद इवेंचुअली जो है वो गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाए। इसमें अलबत्ता उनको नाकामी होगी, क्योंकि अयतुल्लाह खामेनी की शहादत के बाद इस वक्त ईरानियन जो पब्लिक है, ईरान के लोग हैं, वो मुत्तहिद हैं, और अमेरिका इस वक्त डेस्परेशन में ये इस तरह की अटेम्प्ट्स कर रहा है। ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर भी अटैक करना ये भी बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ है, और डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर अटैक करना भी इसकी खिलाफ वर्जी है। लेकिन ये कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि अमेरिका ने या इसराइल ने पहली दफा किया है। यानी जंग के पहले और दूसरे दिन में ही स्कूल्स के ऊपर अटैक्स हुए, बच्चियों को शहीद किया गया, फिर उसके अलावा सिविलियन और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज के ऊपर अटैक्स किए गए, अब ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। तो उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने हर तरह से ईरान को जो है वो प्रेशर बिल्ड करना है उनके ऊपर, और इवेंचुअली उनको सोशल और पॉलिटिकल कोलैप्स की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आते हैं। ईरान इजराइल जंग के अंदर चाइना और रशिया खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, जिस पे सवालात भी खड़े हो रहे थे, लेकिन अब हमने देखा है कि रशियन प्रेसिडेंट और चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा उनकी जानिब से बयानात आने के शुरू हो चुके हैं, और उन्होंने पूरी दुनिया से ये एक अपील की है कि इस जंग को रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करें, और अगर इस जंग को ना रोका गया तो ये सिलसिला मज़ीद बढ़ जाएगा, जो कि पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह साबित होगा। अब जंग क्या रुख अख्तियार कर रही है, चाइना और रशिया किस हद तक ईरान के साथ खड़े होंगे, इस पर हम बात करते हैं। मियाँ साहब जी जी, ये नहीं आ रहे थे अभी, पहले हम बात करते थे कि दोनों ममालिक दोस्त है चाइना के, लेकिन ये जंग में उस तरह इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन अब वो खुल के आए हैं सामने। चीन के वज़ीर ख़ारजा का भी बयान, जी चीन के वज़ीर ख़ारजा का, और सदर पुतिन ने जो फ़ोन किया है ईरानी प्रेसिडेंट को, ये बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। अच्छा, एक तो रूस का ईरान के साथ 20 साला जामे तज़वीराती पार्टनरशिप प्रोग्राम पहले भी चल रहा है, और जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्लान कहते हैं, वो 20 साल है। उसके तहत ईरान ने वाकई, जैसे भी कर्नल साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कॉम्बैट ड्रोन्स जो बनाए वो रूस को फराहम भी करता रहा, मैन्युफैक्चरिंग इतनी तादाद में करता है
जो बाकायदा रूस ने यूक्रेन में इस्तेमाल भी किए हैं। ठीक है। इसके अलावा रूस की तरफ से SU-300 बैटरीज जिसके जरिए मिसाइल लॉन्च वगैरह होते हैं, ये भी रूस की तरफ से उस मुआहदे के तहत उनको फराहम कर दी गई हैं। तो इसमें इसलिए तो वो चूँकि मुआहदा मौजूद है, हाँ अलबत्ता उनका उस तरह का मुआहदा नहीं मौजूद जिस तरह के पाकिस्तान या सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट है म्यूचुअल, बिल्कुल यदि आप पर हमला होगा तो हम पर हमला तस्वर होगा, या जिस तरह नेटो है कि नेटो में किसी एक नेटो मेंबर पर हमला हो तो पूरे नेटो पर हमला मुतसवर होगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये है कि ये भी काफ़ी हद तक ईरान को सपोर्ट कर रही है ये चीज़। और फिर उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे मैंने पहले बता दिया। अब जब मैं रूस की बात करता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर भी रूस के जो चाइना के तावन से हम जहाज़ बना रहे हैं उनमें अभी तक रूसी इंजन इस्तेमाल होते हैं। आप भी विजिट किया होगा, मैंने भी विजिट किया, जहाँ पे हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स गए थे चाइना। तो वहाँ पे जो टैंक बनते हैं अल खालिद अल ज़रार, उनके अंदर भी पहले रूसी साख्ता इंजन थे। और ये है कि चाइना और रशिया की टेक्नोलॉजी में आपस में इंटरचेंजेस होती रहती हैं। तो इस अब चूँकि चाइना ज़्यादातर अपनी इंडिजिनस ला रहा है टेक्नोलॉजी, तो उस हवाले से इनडायरेक्टली ईरान को अपनी दोस्ती के अलावा चाइना की टेक्नोलॉजी भी मुयस्सर है रूस के तवसत से भी, और अपने भी उनके तल्लुकात अच्छे हैं। अब जिस तरह के उनके वज़ीर ख़ारजा ने बयान दे दिया है, तो मैं समझता हूँ अभी भी चाइना शायद इस तरह ओपनली ना आए, लेकिन वो एक मौसर डिप्लोमेसी जरूर कर सकता है। ठीक है। अब उसका एक वजन है, उसकी से है दुनिया में बैनुल-अक़वामी। बिल्कुल ठीक है। कर्नल साहब, वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 दोनों को देखें तो बहुत सारे ममालिक थे वो जंग में आना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर जंग मुसल्लत की गई। ये बिल्कुल उसी तरह तर्ज की ये सारी जंग नज़र आ रही है कि अमेरिका और इजराइल बाकायदा जंग मुसल्लत कर रहा है। पहले ईरान पे हमला किया, फिर मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं वहाँ पे फ़ौजी अड्डे अमेरिका के इस्तेमाल किए, उन ममालिक को इन्वॉल्व कर लिया गया। उसके बाद रूस के ऊपर इल्ज़ामात अमेरिका की जानब से शुरू हुए कि रूस अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी एक्सपर्टीज़ दे रहा है ईरान को। पता नहीं वो दे रहा था नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू किया। अल्टीमेटली क्या है कि रशिया और चाइना उनके भी बयानात आने शुरू हो गए। क्या ये ऐसे नहीं लगता कि वर्ल्ड वार 3 की तरफ चीज़ें जा रही हैं? जी, चीज़ें जा रही हैं। मैं ये बात आपकी ठीक है, मगर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिस तरीके से ईरानियन अपनी जंग को लड़ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो 2 हफ्तों के अंदर अंदर फतह के आसार नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जी, उन्होंने किया ये है जी, फतह का ऐलान तो ट्रंप ने किया था कल। जी, वो जो किया था वो उसमें मैं ज़रा बाद में आऊँगा। बात ये है कि टेक्नोलॉजी का अगला पॉइंट उनका ये था जंग जीतने का कि उन्होंने दुनिया के बेहतरीन ड्रोन उन्होंने मैन्युफैक्चर करने शुरू किए। दुनिया की बेस्ट क्वालिटी जो है वो ईरान में बन रही है जी ड्रोन की, और मुख्तलिफ हाइट पे मुख्तलिफ पे लोड मुख्तलिफ चीज़ें उनमें मौजूद हैं। उन्होंने वो सस्ते बनाए। अच्छा। सस्ते बना के उनको लॉन्च किया। पहले जब वो लॉन्च हुए, उधर से एक ड्रोन को मारने के लिए जो कि $20,000 का कहते हैं, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर का वो इंटरसेप्टर बाहर आता है, और वो अकेला इंटरसेप्टर नहीं कर सकता। जब आप ड्रोन 8-10 फेंकते हैं तो 4 इंटरसेप्टर निकलते हैं। अच्छा। तो एट ए टाइम उन्होंने उनको एग्जॉस्ट करना था। पिछले 8-10 दिन में उन्होंने एग्जॉस्ट इतना कर दिया है कि अभी अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट भी ठेकेदारों को ढूंढ रहा है। अच्छा। कभी साउथ कोरिया को पूछ रहा है, कभी किसी को पूछ रहा है, कहीं किसी का स्टॉक देख रहा है। ना सिर्फ मिडल ईस्ट के बेसिस पे इंटरसेप्टर नहीं है अभी, वो उठा के उन्होंने इसराइल खुद, और जितने इसराइल थे कितने एग्जॉस्ट हो। इजाजत हो तो मैं आपकी इजाजत से एक लाइन अगर आप एज ए आर्मी कमांडर कह दें जी, वॉर ऑफ एट्रिशन जो होता है जी, यानी थका देने वाली लंबी जंग, ये वो जीत रहा है। अच्छा, वो ईरान जीत रहा है। उन्होंने कितने इंटरसेप्टर अब तक निशाना बन चुके हैं टोटल? देखिए, मैं अर्ज करूं, इंटरसेप्टर उनके हंड्रेड्स में हैं जो कि अच्छा, उन्होंने उड़ा दिए। जो एक खबरों में आ रही है ना चीज़ें, उनके 800 के करीब इंटरसेप्टर्स वो निशाना बन चुके हैं जी। अब जिस तरह जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके बारे में जो कहा जाता है कि वो एक महीने के अंदर चंद बनाती हैं, 8-10 इतने ही बनते हैं। अब 800 बनाने के लिए कितना वक्त दरकार होगा? मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मैं पिछले 5 साल से एक काम पे रिसर्च करने के बाद मियाँ साहब से बड़े प्रोग्राम किए। मेरे सारे कुलीग तंग आ गए कि क्या हो गया आपको, आप दुनिया जहान की रिसर्च की हुई है तो रिकॉर्डिक और रेयर अर्थ के अलावा कोई टॉपिक कोई बात करते हैं बीच में ले आते हैं। आज वो वक्त आ गया है पाकिस्तान के लिए, रेयर अर्थ के जो एलिमेंट्स चाहिए आपको जंग जीतने के लिए,
इंटरसेप्टर के लिए, रडार्स के लिए, सैटेलाइट वारफेयर के लिए, वर्टिकल वारफेयर के लिए, आगे जो चाहिए वो रेयर अर्थ के बगैर मुकम्मल नहीं होते। और उसकी शदीद कमी है इस वक्त, या चाइना के पास है या पाकिस्तान के पास है, एक कुछ थोड़े बहुत किसी और के पास है। अच्छा। ये वो टाइम है जब सारे कर्जे 1 महीने में अदा हो सकते हैं। ठीक हो गया। मैं बार एक बात जी, दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि उन्होंने एग्जॉस्ट करवाए, और इस वक्त जो उनकी, आप ठीक कह रहे हैं कि इंटरसेप्टर इस वक्त उनकी जो ना पीछे से मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, ना दिए जा सकते हैं इतने, कोई मुल्क इन हालात में अपने उठा के देगा नहीं। अगली चीज़ ये कि जब ये हो गया तो ये वो अभी उन्होंने रशिया की टेक्नोलॉजी का सुपरसोनिक जो कि तबाही मचा के सारे शहर को उड़ा देता है, वो कल रात लॉन्च किया है। और एक पूरा शहर का शहर हाइपरसोनिक, एक पूरा शहर का शहर इजराइल का इस वक्त बिल्कुल मिलिया मेट हुआ हुआ है। और उसकी खबर आपको शायद हैदर साहब को शामिल करते हैं। हैदर साहब, ईरान की खबरें तो हमें आ रही हैं या गल्फ़ की खबरें आ जाती हैं कि वहाँ पर कोई अटैक हुआ, इजराइल की खबरें नहीं आ रही। और इजराइल का जो इंडियन जर्नलिस्ट वहाँ से वापस गए हैं इंडिया में, उन्होंने जहाँ जो सूरत हाल बताई है वो इजराइल की भी कोई अच्छी नहीं है, वहाँ पे भी तबाही के मनाजर है। अभी कर्नल साहब भी बात कर रहे थे, आपका क्या ख्याल है कि इजराइल के अंदर कितना का नुकसान किया होगा ईरान ने? और ईरान के जो मिसाइल्स हैं, वो जो कल एक मिसाइल वहाँ पे मारा गया और उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन अगर इंटरसेप्ट करने के चंद सेकंड बाद ईरान के जो बाकी मिसाइल थे वो जाके अपने हदफ पर लगे हैं वहाँ पे, क्या कोई ऐसी इतलात हैं कि इजराइल के अंदर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इसराइल के अंदर इस वक्त सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। वेस्टर्न मीडिया का बहुत टाइट कंट्रोल है इंफॉर्मेशन के ऊपर, क्योंकि इस वक्त वेस्टर्न जो मीडिया है वो रिपोर्ट नहीं कर रहा है। इसराइल ने भी अपनी मीडिया को बहुत सख्ती से मना कर रखा है कि उन्होंने डैमेज कंट्रोल जो है वो आपने करना है और आपने रिपोर्ट नहीं करना कि नुकसान कितना है। अच्छा, यहाँ पे मैं हैदर साहब एक चीज़ ऐड करता हूँ। कल एक इंटरनेशनल मीडिया का CNBC वहाँ पे कवरेज कर रहा था, लाइव कवरेज के दौरान वहाँ पे मिसाइल गिरा, क्योंकि वो लाइव ट्रांसमिशन चल रही थी तो वो सारी दुनिया ने देखा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकामी का शिकार है। यकीनन इंटरसेप्शंस हो रही हैं, उनके पास एरो 1 है, एरो 2 है, एरो 3 है, आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है। फिर उसके बाद यूएस की थार्ड बैटरीज भी वहां पर मौजूद हैं, और उसके अलावा पेट्रियट सिस्टम भी मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी जो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है वो ईरानियन हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल्स के आगे फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ईरानियन स्ट्रेटेजी जो है वो 2 pronged स्ट्रेटेजी है। वो कामिकाजी ड्रोन्स का भी यूज कर रहे हैं और उसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी यूज कर रहे हैं। ओवरवेलम कर रहे हैं उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को, और इजरायलीज के पास इस वक्त कोई आंसर नहीं है इसका। मैं अभी थोड़ी देर पहले काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस जो अमेरिका का एक प्रोमिनेंट थिंक टैंक है, उसकी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें वो यही कह रहे थे कि इजरायलीज आर trying to conserve their stockpile of interceptors, क्योंकि उनके पास इंटरसेप्टर्स की भी कमी हो गई है। अब ईरान की स्ट्रेटेजी ये है कि वो चीप लेकिन वेरी इफेक्टिव ड्रोन्स जो हैं उनके जरिए और मिसाइल्स के जरिए उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को ओवरवेलम करते हैं, और ओवरवेलम करने के बाद वो अपने अहदाफ को हासिल भी कर लेते हैं जो अहदाफ उनके होते हैं। इसमें डिकॉय मिसाइल्स भी आते हैं, ड्रोन्स भी आते हैं, सिस्टम को ओवरवेलम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इंटरसेप्शन बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है। जहाँ तक इंटरसेप्शन का ताल्लुक है वो बहुत एक्सपेंसिव एंडेवर है, और उसको इसी वजह से ईरानियन जो मिसाइल स्टोरेजेस हैं उनको इस वक्त वो प्राइमरी टारगेट बन चुकी हैं अमेरिकन और इजरायली एयर स्ट्राइक्स का। 2000 सॉर्टीज हो चुकी हैं अभी तक रिपोर्टेड हैं, यानी जहाज जो हैं वो एयर स्ट्राइक्स कर चुके हैं ईरान के अंदर। और उनका जो मेन हदफ है, उनका मेन हदफ इस वक्त ईरान की जो मिसाइल स्टोरेजेस हैं वहां पर अटैक करना है। काफी सारा नुकसान भी पहुंचे ईरान को, लेकिन इस वक्त ईरान के पास स्टॉक पाइल इतना है कि वो रिटेलिएट कर सकता है, जवाब दे सकता है, और ईरान मुसलसल उनको जवाब दे रहा है। अलबत्ता पहले दिन थे, अभी 1 हफ्ता हो चुका है इस सारे सिलसिले को। शुरू में जिस शिद्दत से ईरान ने मिसाइल अटैक्स करना शुरू किए थे, अभी उसमें बतदरीज कमी आई है, लेकिन ईरान भी ऑफ कोर्स उनके पास भी लिमिटेड कैपेसिटी है मिसाइल्स की, और वो उन मिसाइल्स को भी बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज करेंगे। इसके बाद उनके जो अहदाफ होंगे वो अहम अहदाफ के ऊपर वो मिसाइल अटैक्स करेंगे। और ये
ये टाइम की एक गेम बन चुकी है कि कौन सी जो पावर है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वो ज्यादा लास्ट करेगी, ज्यादा देर तक लास्ट करेगी, किसके स्टॉक पाइल्स जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और इस वक्त यही लग रहा है कि इसराइल जो है वो इस परेशानी का शिकार जल्दी हो चुका है ईरान से पहले। आप क्या समझते हैं कि अगर ये जंग प्रलॉन्ग करती है तो उसका फायदा फिर ईरान को ही पहुंचेगा? यकीनन यकीनन इसका फायदा ईरान को क्या उसका पहुंचेगा। और मेरे ख्याल से क्या ईरान के पास इतना बैकअप है आपके ख्याल में? अ, ये इंफॉर्मेशन इस तरह की है कि जो कि मेरे ख्याल से इसके बारे में क्यासराई मौजूद है। ईरान का अपना ये मानना है और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनका भी ये मानना है कि ईरान एक अच्छा खासा स्टॉक पाइल अपने पास रखता है। उसका एग्जैक्ट नंबर क्या है, आई डोंट हैव द नंबर, लेकिन ये है कि ईरान इस वॉर को काफी हद तक प्रोलॉन्ग कर सकता है। अब ये वॉर इवेंचुअली इवॉल्व हो सकती है। अब फॉर इंस्टेंस अभी यूएस में जो कांग्रेस का सेशन हुआ है उसके अंदर ये चहमगोइयां और बातचीत होने लग गई है कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड के बारे में बात होने लग गई है। अगर अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड की तरफ चला जाता है तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। अमेरिकन एक्सपर्ट्स, वहाँ के रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, एकेडमिक्स, वो इस बात से अमेरिका को आगाह कर रहे हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह कर रहे हैं कि आप इस तरफ मत जाएं, ये एक बहुत गलत डिसीजन होगा। बिल्कुल आप फिर ठीक से है। इराक जैसी या ईरान जैसी, अफगानिस्तान जैसी एक लंबी वॉर में चले जाएंगे। और ईरान जो है ना वो इराक है ना वो अफगानिस्तान है। बिल्कुल ठीक। तो इसकी आउटकम्स क्या होंगी इसके बारे में कुछ जी कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक है। हैदर अली खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। यहाँ पे वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे कि ईरान और इसराइल की जानिब से जो मुसलसल हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों के नतीजे में पूरी आलमी मईशत पर कौन से असरात मुरतब होने जा रहे हैं। जिस तरह तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है और पूरी दुनिया की ट्रेड भी इस वक्त डिस्टर्ब नज़र आ रही है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत हैं जनाब गुलाम गौस साहब और जनाब आमिर अली साहब। गौस साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। ये जंग जो है ये तूल पकड़ती जा रही है और जिस तरह आप स्टेट्स ऑफ हॉर्मज़ का जिक्र आ रहा है कि वहाँ पे जो जहाज़ों को रोका गया या टारगेट किया गया, उसकी वजह से जो ऑयल टैंकर्स हैं वो भी स्टक हैं और जो वैसे भी जो ट्रेड है पूरी दुनिया की वो मुतासर हो रही है, कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है। क्या समझते हैं पूरी दुनिया पे इस जंग की मईशत के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? सर बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए। बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा डेप्थ में देखें तो हमें प्रीवियसली कुछ ऐसी इंसिडेंट्स मिलते हैं जहाँ पे सेम सिचुएशन क्रिएट हुई। बिल्कुल वॉर की सिचुएशन ना भी हो, लेकिन हमारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस जब आए या ऑयल की शॉर्टेज हुई, जब ओपेक का एक प्रॉब्लम हुआ यूरोपियन कंट्रीज के साथ 1973 में एक प्रॉब्लम आया था, तो जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गई थी और इन्होंने कुछ सप्लाई को कंट्रोल किया था। सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त भी जो एनर्जी सेक्टर है वो अभी भी, मतलब जो हम एनर्जी लेते हैं अपनी ऑयल से और एलएनजी से, ये टॉप पे है। अभी जो हमारी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है वो इतने एफिशिएंट नहीं है कि हम इनके बगैर गुजारा कर सकें। सिचुएशन ये है कि अगर आप पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस सिचुएशन को देखें तो अभी आपको पता होगा कि अमेरिका ने, इवन दो अमेरिका को भी 30 दिन के लिए इजाजत दी है कि आप रशिया से ऑयल खरीद सकते हैं ताकि आपकी जरूरियत पूरी हो। उसकी वजह, अगर ये ऑयल का प्रॉब्लम रहता है तो इसमें बहुत सारी इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएगा। उसकी वजह है इंडस्ट्री हाईली बेस करती है इन चीजों पे, आपकी ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर है वो बेस करता है इन चीजों पे। अगर ये चीजें वहां पे फॉल करती रही, अगर ये लिंगर ऑन हो गया थोड़ा सा भी प्रोसेस, तो आप देखिए पूरी दुनिया में एक वेव आएगी इन्फ्लेशन की, क्योंकि ये इन्फ्लेशन आएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी या आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाएगा आपकी जनरल पब्लिक पे। और ये कोई भी, मतलब इंडस्ट्री हो या कोई भी दूसरे लोग, वो इसको शेयर नहीं करेंगे, बल्कि इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पब्लिक पे आएगा। अब पाकिस्तान की सिचुएशन में अगर हम डायरेक्टली बात करें तो देखें, पाकिस्तान 80 to 85 हजार बैरल जो है ना ऑयल, वो खुद प्रोड्यूस, इसकी मुकामी प्रोडक्शन है पाकिस्तान की। अच्छा। जबकि पाकिस्तान की जो कंजम्पशन है ना पर डे, वो है 400 से 500 बैरल पर डे के हिसाब से। अब ये इतना बड़ा डिफरेंस है, इसका मतलब है पाकिस्तान अपनी जो जरूरियात है उसका सिर्फ 20%, अराउंड 15 से 20% जो फ्लक्चुएट होता रहता है प्रोड्यूस करता है, बकाया सारा हम इंपोर्ट करते हैं।
और पाकिस्तान में आपको पता है रिजर्व्स का पहले इशू है। हमारे रिजर्व्स इस वक्त पाकिस्तान में अराउंड 16 बिलियन यूएस डॉलर्स के हैं। और अगर पाक इसकी ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं और हमें वो महंगा तेल खरीदना पड़ता है, तो बिलीव मी आपका बहुत जल्दी से डिप्लीट हो जाएंगे आपके रिजर्व्स और आपके एक्सचेंज रेट पे इसका प्रेशर आ जाएगा। अच्छा। एक ये इम्पैक्ट होना है। दूसरी चीज ये है कि आपकी इंडस्ट्री में, जाहिर सी बात है, पहले ही आपकी इंडस्ट्री इतना सफर कर रही है, अब और इस पे प्रेशर आएगा तो आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स महंगी हो जाएंगी, वो कम्पिटेटिव पहले भी नहीं है और लेस कम्पिटेटिव हो जाएंगी। इसका मतलब है आपकी एक्सपोर्ट्स को दचका लगेगा और आपकी अगर लोकल मार्केट में वो चीजें आती हैं तो उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा, मतलब प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एक प्रॉब्लम ये, अब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो गवर्नमेंट अपना पॉलिसी रेट है, इंटरेस्ट रेट है जो, उसको 10% से कम करना चाह रही है, गवर्नमेंट वहां पे मजबूर हो जाएगी उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेट हमें इसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये बहुत सारे ये इम्पैक्ट्स है एक साइड से। दूसरा इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा हमारे रेमिटेंसेस पे। उसकी वजह से आप देखिएगा जो हमारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है वहां पे पाकिस्तान के बहुत सारे डायस्पोरास हैं जो काम करते हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को भेजते हैं। अगर वहां पर कारोबार बंद हो जाते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं या इस वॉर की वजह से, तो वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अगर वो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उसका डायरेक्ट पाकिस्तान के जो रेमिटेंसेस है वो वेरी करते हैं, मतलब 30, 25, 29 to 30, 35 के बीच में। अगर थोड़ा सा भी गैप आया, हम तो पहले आईएमएफ से 1.2 बिलियन डॉलर की ग्रांट लेने के लिए अभी हमारे उनसे उनका वफद आया हुआ था पाकिस्तान और होके गया, तो इसका मतलब है हमारा तो बिल्कुल रेजर एज पे इकोनॉमी आ जाएगी अगर ये थोड़ी सी भी लिंगर होगी ये वॉर। तो अभी अगर पाकिस्तान अपनी सिचुएशन में देखें, एक तो ये हमारी जो मकामी चीजें, दूसरा पाकिस्तान में जैसे ही आपको पता है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसकी वजह से इंडस्ट्री में अगर एक्सपोर्ट्स आपकी डाउन होती है या मार्केट में डिमांड कम होगी, तो इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पहले ही पाकिस्तान का काफी हाई है, मतलब अभी तक भी कहा जाता है पाकिस्तान की तकरीबन 8 मिलियन लोग जो अनएम्प्लॉयड है। जी बिल्कुल, अगर 8 मिलियन, जी सर बिल्कुल ऐसे ही है, 40% के करीब आ रहा है जी। अगर 8 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड है तो इसमें और ऐड कर लें, फिर उसकी वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और बढ़ जाएगा और इसका इम्पैक्ट किस पे आएगा, अल्टीमेट आपका पॉवर्टी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे असल में बात जो क्रिएट होती है वो ये कि इस जंग के पूरी दुनिया पे तो इम्पैक्ट्स होने ही होने हैं, लेकिन पाकिस्तान पे इसके बहुत शदीद किस्म के इम्पैक्ट्स होंगे। अब एक जो और चीज खतरनाक है वो ये कि पाकिस्तान में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है उसकी डिमांड के लिए अगर हम एनर्जी उसको प्रोवाइड नहीं करते तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट वहां पे होता है। और उसकी वजह से अगर जैसे कि इंडिया अपनी 30% जो उसकी टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है वो मिडिल ईस्ट को देता है, और मिडिल ईस्ट में वैसे का अगर बंद हो गई है चीजें वॉर की वजह से, तो इसका मतलब है उनकी इकोनॉमी तो आगे प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में अगर हम उन्हें एनर्जी नहीं देते, जैसे गैस बंद हो रही है, एलएनजी हमारे पास शॉर्ट होने वाली है, अगर वो शॉर्ट होगी तो हमारी जो फर्टिलाइजर की इंडस्ट्रीज है वो सफर कर जाएंगी। अगर वो सफर करेंगी तो इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट हमारी एग्रीकल्चर पे। बिल्कुल ठीक है। वे आमिर साहब, जी आमिर साहब की तरफ चलते हैं। आमिर साहब, गौस साहब ने बड़ी तफसील से पूरी दुनिया की मईशत के ऊपर जो दबाव है या और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जो दबाव आ रहा है उस पर बात की है। अब हम बात ये भी कर लेते हैं कि खलीज के अंदर उनकी मईशत के ऊपर क्या खसूसी असरात मुरतब हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम यूएई को सामने रखते हैं तो यूएई का सिर्फ एक ही उनका था प्राइड उनका कि वहाँ पे अमन है, पीस, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट आ रही थी। अब यूएई क्योंकि बराह रास्त इस जंग के अंदर मुलबस हो चुका है अमेरिकी अड्डों की वजह से। जी आसमान थोड़ी सिग्नल लॉस्ट है क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ सकी। जी मैंने अर्ज़ किया है कि जिस तरह गौस साहब ने तो पूरा कवर किया है जो मईशत के ऊपर असरात मुरतब हो रहे हैं, हम थोड़ा सा यूएई की तरफ नज़र दौड़ाएँ या खलीजी मालिक की तरफ कि उनके ऊपर क्या खसूसी असरात मुरतब हो रहे हैं, क्योंकि वो तो दावा करते थे कि हमारे पास अमन है और अमन की वजह से वहाँ पे बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया की आई थी। आप क्या समझते हैं वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सस्टेन करेगी या लोग वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के दूसरे मालिक की तरफ जाएंगे?
जी सर, जहां तक मैं आपकी बात को समझ सका हूं कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी कि जो कि यूके सिटीजन्स की थी, जो मूव कर गई थी दुबई में और यूएई में, जिसकी वजह से यूएई में प्रॉपर्टी एक बहुत ह्यूज जायंट बिजनेस बन चुका था। अब आपने इसका सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये देखा कि वो लोग जो बड़ा समझते थे कि यूएई और ये जो कंट्रीज हैं, जो जीसीसी के बहुत सारे कंट्रीज हैं, ये बहुत जो है सिक्योर हैं, बड़े इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, बिजनेस फ्रेंडली हैं, एक ऐसा अनसीन इम्पैक्ट आया है इन पे कि आपने उन कार्गो प्ले उन स्पेशल चार्टर्ड प्लेन्स के बारे में सुना होगा जहां पे लोग 2-2 लाख रुपए की टिकट लेके भी वहां से वापस निकले हैं। तो इसका मतलब है सिर्फ वो वापस नहीं निकले, उन्होंने पूरे इस खित्ते की वहां से जो इन्वेस्टमेंट भी निकलेगी, ये इम्पैक्ट एक लोकल, यानी कि आप ये ना समझे कि खाली यूएई लेवल पे रहेगा, ये इम्पैक्ट ग्लोबली आएगा और वो जो इन्वेस्टर्स यहाँ से निकलेंगे। सर, इस सिलसिले में अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक और बात भी इंगेज करना चाहता हूँ कि आप इन द लॉन्ग रन ये देखिएगा कि गवादर की अहमियत, मेरा ख्याल है कि वो पहले से बढ़ जाएगी। क्योंकि गवादर भी इसी रीजन में है, गवादर भी इसी पैटर्न पे डेवलप होना चाह रहा था, ऑल्दो वो उस तरह नहीं कामयाब हो सका अभी तक। आमिर साहब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की ग्वादर के हवाले से, और हमें उम्मीद है कि ग्वादर जो है वो आगे वहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा, और पाकिस्तान और ईरान की जो चाइना की जो ट्रेड है उसके हवाले से पाकिस्तान गवर्नमेंट और चाइना की जानब से कहा गया कि जो सोस बॉर्डर है उसके ऊपर ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ा दिया गया और वहाँ पे रूटीन से सारी ट्रेड चलेगी। वो अगर अभी फ़िलहाल ये खलीजी ममालिक में टेंशन की वजह से अगर ग्वादर पोर्ट इस्तेमाल नहीं हो सकती तो हम वाया सोस बॉर्डर चाइना की पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, इस तरह है कि चाइना गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम दैट द एरियल ट्रेड मींस इलाकाई जो तिजारत है उसकी डिपेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए बाय रोड से, लेकिन हम आज भी $28 बिलियन की ट्रेड कर रहे हैं चाइना के साथ, एंड वी आर डिपेंडेंट टू वेयर, हम आज भी सोस बॉर्डर जो कि हमारा लैंड लिंक है, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम उसकी बजाय मुख्तलिफ पोर्ट से वाया कराची इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आई मीन व्हाटएवर। तो ये जो ट्रेड थी ये तो बड़ी देर पहले इसी इलाके से शुरू हो जानी चाहिए थी, और आज भी हमारे पास एक सुनहरी मौका है। आज सोस बॉर्डर खुंजराब पास सारा साल के लिए खुला रहता है, तो हम एक तो अपनी डिपेंडेंसी को इस पे कम से कम करें। और आजम साहब, अगर मुझे थोड़ी लिवरेज दे, मैं आपकी बातें सुन रहा था, बात यह है कि पेट्रोल की कंजम्पशन 4 लाख बैरल से ज्यादा है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन 4 लाख बैरल में जो सबसे ज्यादा कंजम्पशन है वो उन गाड़ियों की है जो गाड़ियां 4000 सीसी वाली हैं, 4000 सीसी से ऊपर वाली, जो हमारे पास लैंड क्रूजर्स, ग्रैंड क्रूजर्स, फॉर्च्यूनर्स और उनके साथ जो डाले चलते हैं। आप आज भी देखें कि पाकिस्तान की एलीट क्लास जब भी मूव कर रही होती है तो 15-15, 20-20 गाड़ियों का हैवी फ्लीट होता है। हम ये तो कहते हैं कि अच्छा बोझ पड़ रहा है, अगर ये बोझ पड़ रहा है एक आम मोटरसाइकिल सवार पे, तो उसको भी हम वही 323 रुपये जो भी रेट है उसी रेट पे ऑयल दे रहे हैं। और जो एलीट क्लास है, जो मेरे पास भी अगर अच्छी गाड़ी है तो ठीक है, आई कैन अफोर्ड इट, आप उस गाड़ी को गाड़ी की मार्क के हिसाब से उसके पेट्रोल के चार्जेस ले, ताकि आम लोगों को कम से कम उसका इफेक्ट नजर आए। स्पेशली जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो आजम साहब ऑलमोस्ट 70 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें एग्रीकल्चर यानी कि यूरिया भी है, जिसमें पॉलीप्रोपिलीन, हर चीज, जिसमें पी का वर्ड यूज होता है पेट्रोलियम के साथ, वो हर चीज की प्राइस इफेक्ट होती है। हम ये नहीं कहते कि पेट्रोल जो है वो सिर्फ गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि इसकी जो बाय इंडस्ट्री है वो 7 डिफरेंट इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। अगर हम इसकी प्राइसेस ऐसे ही बढ़ती रहेंगी, लेकिन मैं अपनी आपको एग्जम्पशन देता हूं कि जिस तरह ट्रंप ने फौरी तौर पे कहा जी कि हम, बल्कि 2 दफा कहा कि हम पेट्रोल प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। अब उसका हल उसने क्या सोचा है कि वो रशियन पेट्रोल, जो कि पहले हरफे ममनुआ हो गया हुआ था पूरी दुनिया के लिए, इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, आज उसी का पेट्रोल 2 दिन बाद पाकिस्तान में 7 लाख बैरल का पहला जो कार्गो शिप है वो डॉक कर रहा है। इसका मतलब है पीछे और भी आ रहे हैं। तो वो चीजें अब इसके ऑल्टरनेटिव हमें देखने पड़ेंगे। आजम सर, आप इस सारे सीक्वेंस को एक और सीक्वेंस के साथ मिलाएं कि जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है
उनका जो अभी दौरा हुआ है, इमीडिएट एक विजिट था सऊदी अरेबिया का, जहां पे वो खालिद बिन सुल्तान मेरा ख्याल है उनसे उनकी मुलाकात हुई है, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है। तो पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब से जो सप्लाई थी वो बहरा अहमर पे जो उनका टर्मिनल है, जो कि अदर साइड पे है, यानी कि उनकी वेस्टर्न साइड पे है, वो इफेक्टेड एरिया में नहीं था, वहां से वो सप्लाई हो रही है और वो सप्लाई पाकिस्तान के लिए आ सकती है। अब एक आपके पास एक ग्लोबल चेस बोर्ड है जहां पे आपको ये देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान को अपने आप को कैसे बचाना है। नंबर 1 सर, इस वॉर में किसी ना किसी आपके हमसायों के घर में आग लगी होती है ना, तो धुआं आपके घर तक जरूर पहुंचता है। ये धुआं पहुंचना शुरू हो चुका है। आपको इस धुएं से बचना है तो आपको स्ट्रेटेजिकली प्ले करना पड़ेगा। आपने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है किसके साथ? सऊदी अरेबिया के साथ, और आप उस एग्रीमेंट से किसी तरह भी विड्रॉ नहीं कर सकते। नंबर 1 आपको कन्विंस करना पड़ेगा ईरान को कि वो, मैं तो शुरू से कहता हूं कि जिस तरीके से किया गया उनकी अपनी स्ट्रेटेजी थी, लेकिन उन ममालिक को, जो ममालिक कभी इनके दरमियान मीडिएटरी रोल प्ले कर सकते थे, सऊदी अरेबिया उनमें से एक था, या एक यूरोपीय यूनियन है जिससे मैं हमेशा समझता हूं कि वो भी एक रोल प्ले कर सकती है। आपने सऊदी अरेबिया पे मिसाइल मारने शुरू कर दिए, उनकी वतनसी बात को तबाह करना शुरू कर दिया, तो ये एक स्ट्रेटेजी गलत है। अगर ईरान इससे डेफर कर रहा है कि ये हम नहीं कर रहे, इस पे भी हम नहीं कर रहे, तो आमिर साहब इस पे भी हम जरा तफसील से बाद में किस टाइम बात कर लेंगे। मियां साहब जनाब, ये सऊदी अरब का जो मुआहदा है हमारा, पाकिस्तान सऊदी अरब का, उससे पहले एक गजा पीस बोर्ड बनता है, उसके अंदर सारे ममालिक शामिल होते हैं, और उसके बाद हमारा सऊदी अरब के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट मुआहदा होता है, और उसके बाद अचानक ईरान के ऊपर हमला हो जाता है। जी। क्या आपको नहीं लगता कि ये अमेरिका की, इजराइल की एक पूरी सोची समझी साजिश थी कि तमाम ममालिक को पहले एंगेज कर लिया गया पीस बोर्ड के अंदर, और उसके बाद उन्होंने ये सारा कटा खोल दिया? लेकिन सोची समझी साजिश का जो लफ्ज़ आप बोल रहे हैं ना, कि उनका काम ही ये है, इंपीरियलिस्ट जो फोर्सेस है, साम्राज्यी कुव्वतें हैं, वो उनके, बल्कि थिंक टैंक्स को भी उन्होंने ओरिएंटेशन इस तरह की दी होती है कि आप इस तरह काम करेंगे, हमारी ये किस तरह तवालत पकड़ सकती है, हमारा जो इक़्तिदार है दुनिया में, इक़्तिदार आला, हेजीमनी की जंग है ना जी, बुनियादी तौर पे डिक्टेशन की जंग है। तो ये तो यकीनन सोची समझी साजिश दिखाई तो दे रही है, एक सीरीज दिखाई दे रही है। लेकिन अभी अब चूँकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो अब पाकिस्तान ने उसमें एक किरदार अदा किया है, जिन आपको इसहाक डार साहब ने सेनेट में वो तकरीर में भी बताया कि जी पाकिस्तान ने कहा कि हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है, और जैसे हमारे दोस्त ने आमिर साहब ने कहा कि हम बैकआउट नहीं कर सकते। आज सऊदी वज़ीर ख़ारजा का बयान भी आ गया है जिसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ईरान को ये मुतला किया है कि हम इसका जवाब देंगे अगर हमारी सरजमीन पे नहीं, तो वो मेरी बात सुने ना, वो सऊदी अरब जवाब देगा ना जी। उस डिफेंस पैक्ट में वो हमसे तो ये तवक्को ना रखें कि हम ईरान के ऊपर हमले करेंगे। नहीं, वो हमसे तवक्को रखते हैं, हमसे तवक्को रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी नाजुक सी सिचुएशन है कि पाकिस्तान इस बॉर्डर लाइन सिचुएशन में किस तरह बिहेव करे, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जैसे इसहाक डार साहब ने एक तकरीर में कहा कि हमने ईरान को कहा है कि हमारा उनके साथ मुआहदा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इससे उनको बावर कराया कि हम आप पे हमलावर होंगे। इसमें उन्होंने ये बावर कराया कि फिर हम भी इसमें हैं, जब सऊदी अरब पे अटैक कर सोचें कि पाकिस्तान का आपका दोस्त भी इसमें मौजूद है। अच्छा, ये तो शायद इससे चीज़ सॉफ्ट हो जाए। कर्नल साहब की इसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र है कि ये पीस बोर्ड वाला सारा मामला, इस पर पहले भी बात की है आपने। तो कर्नल साहब, क्या वो अगर हम पे तवक्को रखते हैं ये, तो हम इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं इस जंग के अंदर? जी, हम पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये जो सहरी गुजरी है, इस सहरी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है। और जब उसकी खबर ट्रंप को मिली तो उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया, थ्रेटन किया, ब्लैकमेल किया, सब कुछ किया उन्हें सऊदीया को, मगर MBS खड़ा हो गया। सो फिर इस वक्त गल्फ़ में और ईरान के दरमियान ब्रिज बन चुका है जी। अच्छा, बहुत ये दुआ करें ये कायम, तो बड़ी अहम, ये बड़ी अहम और अच्छी खबर, दुआ करें ये कायम रहे। अगर ये कायम रहेगा तो बहुत इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सऊदीया ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, और ना सिर्फ सऊदीया ने बल्कि पाकिस्तान ने, ईरान ने,
सब ने मिलकर, टर्की शर्की ने। तो ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी आपको नज़र आएगा। अगली बात, CIA ने प्लान किया हुआ था तमाम मुस्लिम मुल्कों में जहाँ वो जाना चाहते हैं, उन्होंने बूट ऑन ग्राउंड क्या करने हैं, उधर वो कुर्द छोड़ते हैं। इस दफ़ा उन्होंने जो हमें रेलिवेंट है, इन्होंने बलूचिस्तान से मजीद ब्रिगेड को लिया, BLA को लिया, इन्होंने तालिबान को साथ लिया, दाइश को लिया। ये सारा कुछ जो अफ़गानिस्तान में इकट्ठा हुआ है पिछले 1.5-2 साल में, ये सारा ईरान में लॉन्च करने के बाद ईरान का एक हिस्सा अलहदा करके तो उधर झंडा को खड़ा करके तो विक्ट्री निशान। वो जो इन्होंने एक दफ़ा ईरान के साथ बात करते करते बलूचिस्तान का जिक्र किया था। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि बूट ऑन ग्राउंड हुए 2 दिन पहले, और वो बूट इन ग्रेव हो गए। अच्छा, बूट ऑन ग्राउंड जो है वो बूट्स इन ग्रेव हो गए। ये नहीं बूट वो ऑन कब्रिस्तान, वो बूट ऑन ग्राउंड वाले जो 200 फौजी वो ईरान क्लेम कर रहा है कि हमने मारे हैं। जी, मारे भी हैं, पकड़े भी हैं। वो अच्छा, जो अमेरिकन डेल्टा फोर्स है, वो इस वक्त कुछ कब्रिस्तान में है और कुछ आधे अस्पताल में। मतलब कि आप उसको कंफर्म कर रहे हैं इस खबर को? जी, मैं जो लेटेस्ट खबर, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात दो खबरें मैं आपको, एक साहब। एग्रीमेंट की, एक इसकी, और तीसरी इसकी भी। तालिबान इन्वॉल्व थे। ये सारे का सारा रीजन जो है, ये जो अभी हम अफगानिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, ये हम इस्लाम के ऊपर, मुसलमान मुल्कों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, अपना खून दे के सबको मजबूत कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात की कर्नल साहब ने, जो 200 फौजी मारने का दावा किया गया था ईरान की जानब से, और बहुत सारे अमेरिकन फ़ौजियों की गिरफ्तारी का भी दावा किया गया। अब कर्नल साहब ने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात की है कि ये बिल्कुल रियलिटी है इसके अंदर, ये ख़बर बिल्कुल दुरुस्त है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम मेहमानों का, जनाब हैदर अली खान साहब का, कर्नल सैफ कुरैशी साहब का, मियाँ सैफुर रहमान साहब का, गुलाम गौस साहब का, आमिर अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, और इस उम्मीद के साथ कि जंग में कुछ ना कुछ बेहतरी आ चुकी होगी, जंग ख़त्म हो चुकी होगी, और जो इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है वो उसके अंदर कोई रुकावट पैदा हो चुकी होगी, और बहुत सारे ममालिक के अंदर सेंस प्रिवेल कर जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।